अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज कॉस्ट का जो एंट्रेंस था यूजी के लिए, तो थोड़े क्वेश्चन के आंसर मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो पेपर है वो सेट सी है, सेट ए बी और सी डी शायद था। तो उसमें जो है सिर्फ क्वेश्चन की जो लोकेशन है वो चेंज रहती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, वो आपके सेट ए में वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो मैं सेट सी के आंसर यहाँ बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखें, और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। उसके अलावा वीडियो को शेयर भी करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, 4 पाई एप्सिलॉन ए क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपको पैरेलल का फॉर्मूला और सीरीज का फॉर्मूला डाल के टोटल कैपेसिटेंस यहाँ की निकालनी थी। तो जो इसका आंसर है वो 2C है, 2C इसका जो आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इसमें भी आपको पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो 2 ओम यहाँ पर आता है, ए पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, किरचॉफ्स लॉ, इसमें जो है किरचॉफ्स लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है वो फॉलो करता है। और किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों जो है यहाँ पर करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसमें करेक्ट है, बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है ए चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक जो वेलोसिटी है वो अलोंग इट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज अलोंग इट्स वेलोसिटी, इसका आंसर है, ए पार्ट इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी अलोंग से वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फोर्स रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको यहाँ पर सिंपल सा जो है सेकंड लॉ जो फैराडेज का है, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पर आपने डी फाइव बाई डी टी करना था, फाइव की वैल्यू यहाँ पर दी थी। इसको आप अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 10t+3, फिर आपको t की वैल्यू 4 डालनी थी। तो यहाँ पर आपका जो सिंपल से इसका आंसर था, कैलकुलेशन करनी थी, वो 40+3 43 वोल्ट इसका आंसर है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जो है क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है। ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate. The distance between the plate is small d and the area of each plate is capital A. The energy stored in the condenser is, यहाँ पर आपको एनर्जी निकालनी थी, वो जो है 1/ε E² A d, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ एक दो उसमें एडिशन करनी थी, बाकी कुछ नहीं। इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। गैल्वेनोमीटर से एक और क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इसमें आपको 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर जो है जो करंट सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर की, वो आपको यहाँ पर दी हुई थी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी वो भी आपको 20 डिवीजन पर वोल्ट दी हुई थी। तो आपने रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का निकालना था। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो यहाँ पर बनता है वो 250 ओम बनता है। नंबर 9 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो √5 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको अगर हम सिंपल से अप्रोच लगाएं, एक कॉइल का जो एक कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फर्स्ट कॉइल के लिए सेम ये रहता, लेकिन फिर हमारे पास 2i यहाँ पर था। तो 2i के लिए जो हमने i की वैल्यू 2i लगानी थी। फिर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो √1 का मैग्नेटिक फील्ड प्लस बी का, दोनों का आपने उसका स्क्वायर करना था और अंडर रूट के लगाना था। तो √5 म्यू नॉट आई अपॉन 2r इसका आंसर है, ए पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, सिंपल कूलम लॉ पे जो है क्वेश्चन आया था। तो कूलम लॉ का यूज करके आपको जो है यहाँ पर जो फोर्स निकालनी थी वो 9F/16 जो इसका सिंपल आंसर है, बी पार्ट इसका आंसर है। जो रेड से मार्क मैंने किए हैं वो करेक्ट आंसर है, बाकी जो पेन वगैरह से यहाँ पर ये किए हैं ये करेक्ट आंसर नहीं है। जो मैं रेड जो मार्क किए हैं मैंने वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, किस डिवाइस में जो है एडी करंट यूज नहीं होती, एडी करंट इफेक्ट यूज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो है एडी करंट जो है वो यूज नहीं, उसका इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो 0.4t है। 0.4t ये भी मैग्नेटिक इंडक्शन से जो है मैग्नेटोस्टैटिक से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, इसमें जो है एसी और डीसी करंट में जो है सेम वोल्टेज का सर्किट रखा हुआ है, लेकिन करंट जो है एक में एसी में 0.2 एम्पियर देता है और डीसी में जो है वो 0.4 एम्पियर देता है। तो ये कौन सा सर्किट बनता है, ये किस सर्किट में होता है, वो सीरीज एलआर सर्किट में जो है ऐसी कंडीशन रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन की, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जिसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसके कंपोनेंट्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, वो कितना रहता है, वो 1:1 रहता है। क्योंकि उसमें जो 50% जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है और 50% जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का रहता है। फिर 50% उसका, 50% उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बनती है। तो इसका जो आंसर है वो 1:1 है, सी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इक्वी कन्वेक्स लेंसेज पावर P दे
देखिए इसमें जो है फिर पावर पी का एक लेंस दिया हुआ है, उसको फिर उन्होंने कट किया हुआ है, सिमेट्रिक हॉल्स में कट किया हुआ है। तो एक इसमें जो है सिंपल सा आप याद रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लेंस के केसेस में, जो ही आप लेंस को काटते हैं उसकी पावर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, पावर जो वो सेम रहती है। तो इसका जो पावर रहेगा वो पी रहेगा, इस क्योंकि पी जो है ओरिजिनल कॉन्वेक्स इक्विकॉन्वेक्स लेंस की पावर थी, उसको काट के फिर पावर जो है वो पी रही। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है, म्यू इक्वल टू 1.50। ये आप गूगल पे भी डाल सकते हैं, म्यू इक्वल टू 1.50, मैंने खुद जो है गूगल से जो है निकाला, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो 1.50। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफियर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू हॉल्स विल बी। इसमें जो कोहेरेंट सोर्स इन्होंने यूज किया है लाइट इंटरफेरेंस के लिए, तो इंटरफेरेंस जो पहली फ्रिंज बनती है वो हमेशा जो है ब्राइट बनती है, क्योंकि जो पहली फ्रिंज रहती है उनका जो पावर डिफरेंस रहता है वो जीरो रहता है। जो पावर डिफरेंस जो है फेज डिफरेंस और पावर डिफरेंस भी कह सकते हैं, फेज डिफरेंस जो उनके लिए जीरो रहता है, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, जीरो। इसका जो आंसर है वो जीरो है। तो जो भी पावर डिफरेंस जब जीरो होगा, इसमें जो अगर हम एन लैम्डा का फॉर्मूला डालेंगे, तो एन की वैल्यू अगर हम जीरो डाल देंगे तो वो जो है जीरो बनता है, जीरो फॉर्मूले में पूरा जीरो रहता है। तो सेंटर पे जो है सेंट्रल ब्राइट भी हम इसको कहते हैं और सेंट्रल मैक्सिमम भी इसको कहते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट जो है हमेशा जीरो फेज डिफरेंस पे बनती है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, इसमें अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू सेम एनर्जी, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा पी एंड लैम्डा अल्फा आर। इसमें जो है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को जो है एक्सेलरेट किया रेस्ट से, लेकिन एनर्जी जो है सेम एनर्जी तक जो है इनको एक्सेलरेट किया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो किस रेशियो में बनती है, वो 2:1, सी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, 19 हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट, द टाइम टेकन बिटवीन 40% डिके एंड 85% डिके ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इज, वो जो है 60 मिनट रहता है, 1 आवर का टाइम लगता है इसमें। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स से जो है एक और क्वेश्चन है इसमें, जो अगर हम बात करें पूरे पेपर की, पूरे पेपर में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मॉडर्न फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वेव्स के भी कुछ 2-4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर ए पार्ट है, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस। इसका आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका आंसर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो है आपको जितने एन टाइप कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही जो है उतने ही नंबर ऑफ होल्स जो है वो पी टाइप में हैं। फिर इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है उनको जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है उनको रखा गया है। तो फिर कंडीशन बताई हुई है कि करंट जो है किसमें ज्यादा रहेगी, करंट जो है वो एन टाइप में ज्यादा रहेगी और पी टाइप ग्रेटर देन जो है वो पी रहेगी, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहेगा, हमने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट देखनी होती है, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसमें जो है करंट ज्यादा रहेगी। तो एन टाइप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो डी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर्स आर 10 वोल्ट एंड 20 रेस्पेक्टिवली, देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी, इसका जो आंसर है वो 1/2 है, ए पार्ट इसका आंसर है। और यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट जो है वो वाट पर मीटर पर केल्विन, डी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। हमने यहाँ से विच रिलेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इनकरेक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो ए क्रॉस बी वो माइनस बी क्रॉस ए होता है, लेकिन बी क्रॉस ए यहाँ पे उन्होंने सिंपल बताया हुआ है, तो सी पार्ट इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो वो डायमेंशनल फार्मूला जो है आपको सरफेस टेंशन का निकालना था, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी जो है एनर्जी वेलोसिटी और टाइम लेनी थी, तो डायरेक्ट इसको आपने सरफेस टेंशन के साथ जो है रिलेट करना था। सरफेस टेंशन जो है वो एक किस्म की फोर्स रहती है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट है, E1 V2 V-2 T-2। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, यहाँ पर जो है वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सी पार्ट इसमें मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको सिंपल सी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस AT, वो इक्वेशन यूज करके जो है आप यहाँ पर जो है स्पीड निकाल सकते थे, तो इसमें जो है सी पार्ट इसका आंसर है 7/√2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है रिटार्डेशन आपको निकालनी थी, यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन पार्टिकल का मोशन जो है वो बताया हुआ है स्ट्रेट लाइन में, और उसकी इक्वेशन दी गई है, और उसके बाद जो है यहाँ पर रिटार्डेशन आपको निकालनी थी, वो 12 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड से, जो फ्रिक्शन वाला पार्ट फिजिक्स में है, 11th की फिजिक्स है, उसमें जो है बैंकिंग ऑफ रोड भी एक टॉपिक आता है, तो उससे जो है एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30, इसको आप जो है डी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, डी पार्ट इसमें आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ए कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिकॉर्ड, द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ, इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें जो है टेंशन और एक्सेलरेशन
और सेकंड लॉ का यूज करके जो है आप यहाँ से निकाल सकते थे। इसमें आपको ग्रेविटी निकालनी थी, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको जो है इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी थी लेकिन इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब कि आपको जो है जी की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी थी, जी को एज इट इज जो है जी रखना था। इसको जब सॉल्व करते हैं टेंशन लगा के और सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम एल लगा के, जो है इसमें आपने देखना था कि एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगी, ये ब्लॉक जो है कहाँ की तरफ मूव करेंगे, तो फिर उनको जो है टेंशन और उसका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो है आप रिलेट करते, तो फाइनल आंसर जो है वो बी पार्ट आता। बी पार्ट इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, ये जो है इसमें इम्पल्स निकालना था। इसमें जो है एक रिजिड स्पोर्ट से जो है रिजिड वॉल से जो है आपका एक मास जो है वो एट एंगल 60 डिग्री वो इंसिडेंट होता था, लेकिन रिफ्लेक्ट भी होता था, लेकिन जो विदाउट लॉस ऑफ स्पीड यहाँ पर बताया हुआ, और वैल्यू ऑफ इम्पल्स यहाँ पर आपको निकालनी थी, वो जो है एम वी जो है इसका जो इम्पल्स, इसका जो आंसर है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास एम मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस आर सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। यहाँ पर जो है कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इन्हें जो है मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप, जो हमारा 11th का जो सिलेबस है उसमें हम पढ़ते हैं कि सीधा ऑर्बिट में जो है हमने कोई मास अगर भेजना होगा और वो जो है एक कंप्लीट लूप में जो है उसको, और जो मोशन है वो एक कंप्लीट ऑर्बिट में जो है करना है, तो इन्होंने जहाँ पर कंप्लीट लूप बताया हुआ है, लूप का यूज करके इसका जो आंसर है वो √5 GR, डी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो उसमें जो है बोथ काइनेटिक और लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, डी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, पार्टिकल कवर हाफ ऑफ ए टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट, ये भी आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड आपने निकालनी थी, तो डी पार्ट इसका आंसर है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसको आप मार्क कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बोल लूंगा। द सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस, दैट रिलेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इट्स मास सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन कांस्टेंट। इसमें आपको जो है एंगुलर मोमेंटम जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। 38 की अगर हम बात करें, 38 में जो है सेंटर ऑफ मास से ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। सेंटर ऑफ मास जो है आपको निकालना था, एक साइड से 10 kg है और एक साइड से 5 kg, और बीच में जो है लेंथ जो है वो रॉड की जो है वो 1 मीटर है, लेकिन उसका नेग्लिजिबल मास यहाँ पर बताया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो किस तरह होगा, सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर आपको निकालना था, लेकिन 5 kg से जो नियरली होगा, इसको आपने 5 kg ब्लॉक जहाँ पर आपने रखा है उस साइड से आपने देखना था, तो 33 सेंटीमीटर जो है इसका जो आंसर है। तो इसमें जो है बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो है 67 भी लिया होगा, लेकिन 33 इसका आंसर है, क्योंकि हमने 5 kg पार्टिकल्स जो है वो डिस्टेंस देखना है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ बताया हुआ कि एक्सेलरेशन वो वेरी कैसे करता है रेडियस के रिस्पेक्ट में। इसका जो ग्राफ है वो सिंपल से सी है, क्योंकि ये बुक्स एनसीईआरटी में ये जो है डायरेक्ट दिया हुआ है। वो सेंटर पे जो है 0 रहता है, फिर जो है सेंटर से जो है वो रेडियस आर की तरफ बढ़ता है, वो इंक्रीजिंग होता है, और फिर सरफेस पे जो है वो मैक्सिमम रहता है, और फिर सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं वो फिर डिक्रीजिंग चला जाता है। तो यहाँ पर आप सी पार्ट इसको मार्क कर सकते हैं। 40 की अगर हम बात करें, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ परफॉर्म किया हुआ है, फिर मिनिमा मैक्सिमा वगैरह कुछ कंडीशन बताई हुई है। इसका आप डायरेक्ट आंसर जो है वो 0.15 डिग्री जो है वो ले सकते हैं, तो डी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन 41 जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से है, सिट्रेन से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको जो है यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल जो है निकालना था, उनका जो है रिलेशन बताना था। इसमें जो डायरेक्ट जो इसमें अप्रोच है वो आपको tan थीटा बाई tan 30 निकालना था। स्लोप जो है आपने दोनों का लेना था, जो दोनों यहाँ पर ग्राफ इन्हें दिए हुए हैं ए और बी, इनका जो आपने स्लोप निकालना था। तो tan 30, क्योंकि tan थीटा जो हमारा स्लोप देता है, तो tan 60 डिवाइड बाई tan 30 आपने करना था, वो जो है y इक्वल टू 3yb, फिर उसको सॉल्व करके हमारे पास ये रिलेशन आता है, तो डी पार्ट इसका आंसर है। 42 की अगर हम बात करें, कार्नोट इंजन से जो है क्वेश्चन है, एफिशिएंसी उन्हें बताई हुई है, फिर वर्क डन भी उन्हें 10 जूल बताया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, 90 जूल। 43 की अगर हम बात करें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये जो है प्रोपोर्शनल रहती है अंडर रूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें जो है बी पार्ट जो है आप मार्क कर सकते हैं, बी पार्ट जो है इसमें करेक्ट आंसर है। 44 क्वेश्चन नंबर में जो है आपको बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। बीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है एक वेव की फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी, उनका मॉड, क्योंकि उसमें नेगेटिव में हम नहीं लेते हैं, तो मॉड उसके साथ रहता है। तो इसमें जो आंसर है वो 524 है, क्योंकि यहाँ पर जो बीट फ्रीक्वेंसी एक वेव की जो है वो 6 हर्ट्ज दी हुई है, दूसरे की हमने जो है वो और जो है द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530। तो ए की फ्रीक्वेंसी जो है 530 है और दूसरे की हमने निकालनी थी, तो 530
माइनस अगर हम यहाँ पर 6 करते हैं 6 हर्ट्ज जो कि हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी है, तो 524 जो है वो दूसरे की फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो बी स्ट्रिंग की जो है वो 524 हर्ट्ज यहाँ पर रहेगी। और जो लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का बताया हुआ है वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 0। यहाँ पर सीधा आपको डी पार्ट्स में करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एवरेज वेलोसिटी जो है कंप्लीट ऑसिलेशन में जो है 0 रहती है। तो ये जो है फिजिक्स के 45 क्वेश्चन है, इसको हमने आपके सामने जो भी आंसर लिखे थे हमने आपके साथ शेयर किया। अभी ऑफिशियल आंसर की जो है नहीं आई है, वो भी रिलीज होगी, हम उसके साथ हम आपके साथ जो है वो भी शेयर करेंगे। तो फिजिक्स के क्वेश्चन जो है हमने आपके साथ शेयर किए। केमिस्ट्री और बायो के फिलहाल अभी हमारे पास उनको जो है हमने सॉल्व नहीं किया। तो तब तक मुझे लगता है शाम या सुबह तक जो है इसकी आंसर की जो है वो साइट पे अपलोड होगी, तो वो हम शेयर करके जो है आप फिर केमिस्ट्री और बायो का भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।